हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो सभी ने प्रैक्टिस किया होगा और आप अश्योर्ड होंगे कि इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है वो कितनी बेटर तरीके से हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलो बच्चों, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेट जीएक्स पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू द पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय दिस एन टाइम्स लिखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज बच्चों, अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, तो ए स्क्वायर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ए मल्टीप्लाई बाय ए। और अगर ये ए की पावर 4 लिखा होगा तो इट मीन्स ए इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो सिंपली ए टू द पावर एन का मतलब यहाँ हो जाता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग आउट टू बी? इट इज कमिंग आउट टू बी एन टाइम्स, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। क्लियर है? नोट। अब ये नोट क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कहीं एक्सपोनेंट लॉ अगर ये फॉलो कर रहा है तो उसे अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। वैसे तो वन वन पुट करोगे तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा ये। चलो फिर भी हम और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, ए टू द पावर एन टू द होल पावर एन इज ए टू द पावर एम एन, वेयर एम एन आर नेचुरल नंबर। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब कम्यूट कर रही है मैट्रिक्स, कम्यूट कर रही है मतलब कम्यूटेटिव है मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी टू द पावर एन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह ट्रीट करेगी। कहने का मतलब, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा यहाँ कुछ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख के आएगा। जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ही आएगा। अब वो कह रहा है कि ए बी और बी ए क्या है, बराबर है, मतलब इक्वल है। और इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ए और बी मैट्रिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे को कम्यूट कर रही है। ना तो वो एंटी कम्यूट है, ना ही वो नॉट कम्यूटेटिव सिचुएशन में है, वो एक दूसरे को कम्यूट कर रही है। तो ए बी किसके बराबर हो गया, बी ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट? तो इसका मतलब सिंपल सा ही, अगर आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन भी फॉलो जरूर करेगा। इज इट क्लियर? तो चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों और एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिजल्ट हम बोलने की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले लेते हैं ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम प्लस एन वाला एक एग्जांपल करके देखते हैं। लेट सपोज मैंने ए की वैल्यू ले ली यहाँ पे 1 2 -1 1, ये हमारी मैट्रिक्स है लेट सपोज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर निकालता हूँ तो ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए। करेक्ट? यानी कि ए से ही मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ए से ही मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारा एलिमेंट्स आएंगे 2x2 ऑर्डर के, वो कितने आएंगे, वो क्या आएंगे वो देख लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यही मैट्रिक्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है। करेक्ट ना? तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 2 2, 1 2 जा 2, ये आ गया 2 हमारे पास, नॉट 2, ये कुछ ऐसे होगा 1 2 -1 1। तो ये सिचुएशन आएगी 1 1 2 -1 -2, 1 2 2, 2 1 जा 2, -1 -1 -2 1। ये कैसा भी बच्चों को समझ में आया? अगर ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं -1 4 -2 -1। इज इट क्लियर टू ऑल? इसी तरीके से हम ए क्यूब भी निकाल सकते हैं। ए क्यूब अपने को निकालना होगा तो आप चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखो या ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो आप देखो। अब मैं ए स्क्वायर से ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 4 -2 -1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 2 -1 एंड 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में ये आ जाएगा -1 -4 -2 4 -1 -4
-1 -4 -2 4 -2 +1 -4 -1। तो यहाँ से रिजल्ट बन गया हमारे पास में -5 2 -1 -5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसकी पावर n लेने पर भी रिजल्ट हमेशा क्या है, a आए। तो वो यही कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड a स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड इफ इट इज a to the power n is equal to a for n is always greater than equal to 2 when n is a natural number determinant of value of idempotent matrix is always 0 और 1। कहने का मतलब अगर मेरी a to the power n a हो जाता है या a स्क्वायर a हो जाता है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा तो यहाँ n हमेशा 2 या 2 से बड़ा लेना है, पहली बात। और वो ये कह रहा है कि अगर इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगी या क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, जो पीरियोडिकली रिपीट होती हो। इसका मतलब a टू द पावर k + 1 अगर मेरा a आ जाए, कहने का मतलब a टू द पावर k तो a है तो वो तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो बनी गई ना। अगर इस a टू द पावर k + 1 के लिए भी ट्रू हो गई तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के साथ साथ क्या बन गई बच्चों, वो बन गई आपकी पीरियोडिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स विच। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भी स्पेशल मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब इसका मतलब मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो ये रिलेशन फॉलो कर दे उससे और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो वो द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द होल्ड्स ट्रू इट विल रिजल्ट इन a टू द पावर k + 1 इज इक्वल टू k। करेक्ट। तो यहाँ ये मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब वो k क्या होगा दैट डिपेंड्स ऑन, मान लो कि हमने a स्क्वायर इज इक्वल टू a किया, मतलब a स्क्वायर a आ जाता है तो इसका मतलब उसका पीरियड 1 हो गया। और अगर a की पावर 4 करने पर a आ रहा है तो उसका पीरियड कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रही बात। जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि a कोई मैट्रिक्स है और मैंने a स्क्वायर किया बट वो a के बराबर नहीं आया, बट जब मैंने उसको a की पावर 4 किया तो वो a के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया हमारे पास में, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें मैट्रिक्स की पावर लेने के बाद वो 0 में रिटर्न हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m where m is a natural number and if a to the power m is 0। और एक चीज ये, जैसे मान लो कि a to the power 3 तो 0 है बट उस केस में a स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a स्क्वायर 0 हो गया तो फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी वो। क्या ये बात क्लियर है। तो 100% ये है कि a टू द पावर m अगर 0 है तो a टू द पावर m यानी कि प्रीवियस पावर 0 नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ चेक करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। वो कह रहा है इफ a इज इक्वल टू दिस इज द मैट्रिक्स देन चेक इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। आइडेम्पोटेंट क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट अभी अपन ने पढ़ा था। आइडेम्पोटेंट कहता है कि a टू द पावर n इज इक्वल टू a हो जाना चाहिए। अब वो n क्या है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा a स्क्वायर निकालने की। तो यहाँ चेक करते हैं कि a स्क्वायर कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 और इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, चलो चेक करो बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 -2 + 2 -4 -4 2 2 जा -4 -6 +8 -8 -8 +12। अब यानी कि कहने का मतलब a स्क्वायर a के अंदर आ गया तो हमारा ये आइडेम्पोटेंट है, अदरवाइज नहीं है। फिर उसको a³ इज इक्वल टू a के लिए चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। देखते हैं अभी यहाँ तक तो 3 एलिमेंट्स तो आ चुके हैं हमारे। तो -2 -3 4 +1 9 -8 +4 +12 -12
2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 एंड माइनस 4 माइनस 8 प्लस 9। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ रिजल्ट जो मेरा आ रहा है यहाँ 4 से 4 कैंसिल 2 माइनस 2 और ये आ गया हमारे पास माइनस 4 माइनस 1 1 4। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? माइनस प्लस 2 3 3 जा 9 बच्चों, ये आएगा प्लस का 2, ये गड़बड़ हो गई थी। तो अब देख लो ये 3 आ रहा है, आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? चलो आगे देखो, ये आ जाएगा 2 2 4 3 1 माइनस 2 माइनस 3। जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ ये ए स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर वाली मैट्रिक्स से अगर चेक करें तो वाकई में ये ए आ रहा है। यस, एन आंसर इज व्हाट? यस, इट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? चलो आगे आ जाओ। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स चेक करना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब चेक करेंगे कि ए स्क्वायर या 8 दुबार 3 या 8 दुबार 4 जो भी आ रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं। और उससे प्रीवियस वाली जो हमारे पास में मैट्रिक्स है वो उसमें मतलब प्रीवियस पावर, अगर जैसे मान लो ए स्क्वायर हमारे पास में 0 आ गया तो ए 0 नहीं होना चाहिए। वैसे भी जी ए तो 0 नहीं है, तो हम किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे? ए क्यूब की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई पहले तो वो देख लेते हैं हम। 1 1 3 5 2 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट? 1 1 3 5 2 6 minus 2 minus 1 minus 3 and it is going to be multiplied with the same matrix. Now multiply first row first column 1 5 minus 6। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? 1 5 minus 6 1 2 minus 3 3 6 minus 9 5 10 minus 12 4 6 15 12 minus 18 minus 2 minus 5 plus 6 minus 2 minus 2 प्लस 3। ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस का 9। अब चेक करते हैं कि ये रिजल्ट किस में बदल गया है। कट गया है, कट गया है, कट गया है। तो ये रिजल्ट आ गया 0 0 0 पे। देखो 5 10 15 माइनस 12 दैट इज़ 3 5 4 9 माइनस 6 दैट इज़ 3 15। अच्छा ये एलिमेंट चेक करना है। 5 से 15 2 से 12 अच्छा 18 ठीक है। तो ये आ गया 9। ये कितना आ गया ये चेक कर लेते हैं। माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 1 माइनस का 1 माइनस टू प्लस 3 माइनस का 1 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 9 यानी कि माइनस 3। अब आ जाओ ए क्यूब पे। ए क्यूब अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 0 0 0 3 3 9 माइनस 1 माइनस 3 and this will be multiplied with what? Again a, that is 1 1 3 5 2 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। क्लियर है बच्चों सभी को? तो यहाँ से ए क्यूब क्या बनने वाला है रिजल्ट वो चेक कर लेते हैं। वो बनने वाला है हमारा 0 मल्टीप्लाइड 0 0 मल्टीप्लाइड 0 0 मल्टीप्लाइड 0। ये लो अब 3 1 जा 3
3 5 जा 15, 9 2 जा 18। ठीक है, अब आ रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 9 1 जा -9, मतलब कैंसिल होती जाएंगी टर्म्स। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 9 3 जा 27। नेक्स्ट आता है हमारे पास में -1 -5 +6। उसके बाद आता है हमारे पास में -1 -2 -1 -2 +3 और लास्ट आ रहा है हमारे पास -3 -6 +9। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, इसके सारे टर्म्स जीरो हो गए हैं। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, सब जीरो आ गया है। और हमें ये पता है कि ए स्क्वायर, इससे प्रीवियस जो पावर है यानी कि 3 - 1 यानी ए स्क्वायर इज नॉट जीरो, हेंस ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो और उस पर अप्लाई करते जाओ और कंक्लूजन निकाल के उसको आगे सॉल्व करते जाओ। अब वो कह रहा है कि if a is equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1 then show that a square minus 4a minus 5i is equal to 0। तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा। what is I? do you know that I is the identity matrix? क्या है बच्चों? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर सॉल्व कर लेता हूँ। ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट विल द रिजल्ट बी, व्हाट रिजल्ट वी विल गेट, ए स्क्वायर विल रिजल्ट इन, यानी कि कुल मिला के यहाँ वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करके देखना है कि फाइनली आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स सो इजी टू फाइंड आउट दिस थिंग, है कि नहीं बच्चों? तो सबसे पहले अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। बढ़िया, ये आ गया 2, ये आ गया 4, यहाँ आ गया 2। शाबाश। 2 2 4 4 1 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 1। डायगोनल मैट्रिक्स इज वेरी सिमेट्रिक और इसके ऊपर वाले और नीचे वाले को जो ट्राइंगल है वो भी सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 4 4 1 4 4 8 1 9 8 8 8 9 8 8 8 9। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये मैट्रिक्स उठा के रख दो वहाँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 988 898 889 माइनस 4 टाइम्स ए। ए कितना है बच्चों? 122 212 221 एंड फाइनली आई एड। अब देखो जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स यानी कि 3 by 3 है अगर, तो आइडेंटिटी भी 3 by 3 की ही ली जाएगी, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? तो यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता चुका हूँ, यूनिट मैट्रिक्स बता चुका हूँ कि डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 988 898 889 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये हो गया, या सीधा सीधा -4 ही ले जाओ अंदर, -4 -8 -8
-8 -4 -8 -8 -8 -4 एंड प्लस -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। देखो -8 -8 8 8 8 8 सिमेट्री 5 और 4 9 होने वाला है। ये फाइनली आंसर 0 ही आएगा। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? अगर मेरा ए स्क्वायर आई के बराबर आता है बच्चों, इफ माई ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी आई, यानी कि कहने का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए ऑफ सेम ऑर्डर, लाइक अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n और इसका ऑर्डर भी n क्रॉस n है, तो ये भी n क्रॉस n ही आइडेंटिटी बनेगी। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। दूसरा वो क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ऑब्वियसली आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल रिजल्ट इन +-1। अब उसका रिजल्ट बता देता हूँ मैं कैसे। आप सिंपल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो ना, उससे समझ में आ जाएगा कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स होती है। यस और नो? मल्टीप्लाई कर लो इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 1 नॉट 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? इसका मतलब जो मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में एक्चुअली में आइडेंटिटी आया। हाँ, होने को तो ये ए ही है, बट आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बन गई ना मेरे पास आई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा दैट विल बी 1 ओनली। और चेक कर लो इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब आ जाता है मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो पहले उसके लिए ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। पहले मैं ट्रांसपोज करना बताता हूँ, फिर मैं ए ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई करके वो कैसे आपको ऑर्थोगोनल देगा वो मैं समझाऊंगा। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड n, देन ए ट्रांसपोज और ए डैश, ए की बात होती है, ए जे आई बन जाएगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ये मेरी मैट्रिक्स है ए, और A21 A22 A23, और है मेरे पास A31 A32 A33, तो ये ए ट्रांसपोज जो चीज है, जो बला है, वो क्या बन जाता है कि जो रो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब A11 की जगह रहेगा। अब इस रो के जो एलिमेंट है 1 2, ये 1 2 नीचे आ जाएगा, 1 3 नीचे आ जाएगा, कॉलम बन गया ये। इसी तरीके से A21 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया A22, ये हो जाएगा मेरे पास में A23, ये आ गया हमारे पास A31 A32 A33। हाँ, अब ट्रांसपोज करने से प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना बच्चों। देयर इज नो इफेक्ट कम्स टू दी प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल डायगोनल रिमेन सेम। तो ए से ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं रिकैप्सुलेट कर देता हूँ। जब भी ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लिया जाता है तो उसका जो रोज होती हैं वो कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और जो कॉलम होता है वो रो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इज इट क्लियर? यही वो चीज समझाना चाह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n की, हाँ, ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन स्क्वायर 1। देन ए ट्रांसपोज और ए डैश, ए की मीनिंग है वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर एलिमेंट ए आई जे है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए जी आई पे, और ए आई आई विल रिमेन सेम। वो किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, वो उसी में ही रहेगा। प्रिंसिपल डायगोनल सामने रहा तुम्हारे। अब वो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में क्या कह रहा है कि अगर ए का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिनोट्स दी ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी, देन ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा।
ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ। अब अगर मैंने ए बी का प्रोडक्ट लिया, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वो रिवर्ट हो जाती है, बी आ जाएगा पहले और ए चला जाएगा बाद में ट्रांसपोज होने के बाद। रिवर्सल लॉ कहते हैं इसको। ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी मैट्रिक्स ले ली और उनका प्रोडक्ट कर दिया, और उसका मैं अगर ट्रांसपोज करना चाहता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, ए एन से लेकर ए वन तक जाएगा और उन सब का ट्रांसपोज होगा इंडिविजुअली। क्लियर है चीज? ये रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहलाता है। अब मैं आपको इसका, इस पे चलते हैं अपन और बताते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे ये चीज़ कैसे इम्प्लीकेट होगी। समझ लो कि हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल है, लेट सपोज ए हमारी एक मैट्रिक्स है और बी हम ए उसका ट्रांसपोज ये आता है हमारे पास। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है जब अगर हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये कुछ ना कुछ एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर विजिबल होंगे। तो इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहा है कि अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो हो जाना चाहिए 1, रेस्ट ऑफ ऑल क्या हो जानी चाहिए 0, तभी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। यही कह रहा है। सिग्मा ए आई स्क्वायर, सिग्मा बी आई स्क्वायर, सिग्मा सी आई स्क्वायर विल रिजल्ट इन 1, रेस्ट ऑल दी प्रोडक्ट्स बिकम्स 0। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? क्या? तो हम चेक करते हैं एक क्वेश्चन लेके कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 1/√2, दैट इज 1/2 रूट टाइम्स 1 - 1 1 1, चेक वेदर इट इज ऑर्थोगोनल और नॉट। क्या ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं? तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले मैं ट्रांसपोज करूंगा इसका, और ट्रांसपोज क्या आएगा? ट्रांसपोज का स्केलर क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो तो बाहर मल्टीप्लाई में है बच्चों। क्लियर है? इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 - 1 1 1। क्लियर है बात सभी बच्चों को? अगर ये बात सभी बच्चों को क्लियर है तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेक करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 1 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/√2 ट्रांसपोज 1 - 1 1 1 is resulting in an identity or not। 1/2 1/√2 एंड 1/√2 बच्चों हो गया 1/2, 1 × 1 1, -1 × -1 +1, 1 × 1 1, -1 1 × 1 1, -1 1 +1। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 2 0 0 2। अब इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 0 0 1, यानी कि रिजल्ट आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन गया बच्चों? ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? चलो आगे चलो। अब आपने ये तो पढ़ ही लिया है। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स व्हेन इट इज डबल ट्रांसपोज। जैसे अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसी को ले लेता हूँ मैं। 1/√2 1 - 1 1 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ बच्चों तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 1 - 1 1 1। फिर से अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा, तो ये रिजल्ट में क्या आएगा? ये रिजल्ट में आएगा 1 1 - 1 1, दैट इज नथिंग बट ए ओनली। तो इसका मतलब ये क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू ट्रांसपोज, दैट विल रिजल्ट इन ए और ए ट्रांसपोज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी टाइम्स ट्रांसपोज किया है। अगर ये ऑड टाइम्स है तो ये रिजल्ट होगा ए ट्रांसपोज में, और अगर ये इवन टाइम्स है तो रिजल्ट होगा ए। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? अंडरस्टूड हो गई होगी ये बात सभी को। स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं आता, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन लेते हैं जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे बेस्ड है
और देखते हैं अब उसमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन दिस इज द मैट्रिक्स एंड इट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बात सभी को? तो अब आ जाओ इस पे, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। आ जाओ बच्चों। तो ये हमारे पास मान लो लेट सपोज कि ये ए मैट्रिक्स है, करेक्ट। और अपने को एक्चुअली निकालना क्या है, अपने को निकालना है अपने को A इंटू ए ट्रांसपोज निकाल के ये दिखाना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। वहां से अपन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को फाइनलाइज करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसको यूं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जीरो ये है हमारे पास, ये टू बीटा हो गया, ये गामा हो गया हमारे पास में, ये अल्फा हो गया, ये हो गया हमारे पास में बीटा बच्चों, और ये हो गया माइनस का गामा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया माइनस बीटा, और ये है गामा। इसको अपन इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा ये मैंने आपको सिखा दिया। तो क्या सोच रहे हो, फटाफट यूज करो और फटाफट से इसका ट्रांसपोज निकालो जल्दी से फटाफट। ये हो गया जीरो टू बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा, और ये हो गया हमारे पास गामा। सर अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स आ गई है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। फटाफट से इस पे अप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 0 इंटू 0 इज 0 प्लस, उसके बाद 2 बीटा इंटू 2 बीटा हो गया 4 बीटा बच्चों, 4 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा हो जाएगा हमारे पास में गामा स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, अब जीरो टू बीटा गामा को हम अल्फा बीटा और माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू अल्फा हो गया 0 बच्चों, 2 बीटा इंटू बीटा हो गया प्लस का 2 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू माइनस गामा हो गया माइनस का गामा स्क्वायर। इसी तरीके से 0 टू बीटा गामा को हम अल्फा माइनस बीटा और गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 बीटा इंटू माइनस बीटा यानी कि माइनस का 2 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा यानी कि गामा स्क्वायर, और ये हमारी मैट्रिक्स हो गई है। नेक्स्ट लिखते हैं हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अल्फा इंटू 0 0 बीटा इंटू 2 बीटा, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा इंटू गामा दैट इज माइनस गामा स्क्वायर। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू माइनस बीटा माइनस माइनस बीटा स्क्वायर, और ये माइनस गामा इंटू गामा हो जाएगा माइनस का गामा स्क्वायर बच्चों। इसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू 0 0 माइनस बीटा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर, माइनस गामा इंटू माइनस गामा हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ सिमेट्रिक सॉल्यूशंस से मिल रहे हैं मुझे एलिमेंट के फॉर्म में, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कुछ दिख नहीं रही है। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर, वी आर गेटिंग इन दिस। आई होप यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, इसको हम इक्वेट कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले इसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में 4 बीटा जो 0 है पहले उसको इक्वेट कर लेते हैं, सिंपल सा तरीका यही होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 0 क्या क्या है। 0 हमारे पास में 3 और 3 6 एलिमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अच्छा तो ये हमारे पास में प्लस गामा स्क्वायर नहीं लिखा, अभी लिख देते हैं। ये हो गया माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
ऑल द मोर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों तो जरा ध्यान से देखना, इस एलिमेंट में जीरो के इक्वेट करने के बाद इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं है, चारों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर नो? अलग अलग बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। तो दिस एंड दिस ऑल आर सेम। फर्स्ट एलिमेंट हम फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं कि ये सही लिखा है क्या। ये लिखा है माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस का गामा आएगा बच्चों ये। चलो तो ये तीनों एलिमेंट और ये चारों एलिमेंट सेम हो चुके हैं, और हम चेक कर लेते हैं कि क्या सेम बन सकता है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये एलिमेंट ऑल्सो सेम, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर डायगोनल बच गया बच्चों, और कॉर्नर नहीं सॉरी, ये मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बच गया, बाकी सब तो आ चुका है हमारे पास। हम देख लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन चार के अलावा फिफ्थ कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑल आर सिमेट्रिक अबाउट देयर प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो मैं गामा स्क्वायर की जगह यहाँ 2 बीटा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से बच्चों में क्या करने वाला हूँ, यहाँ से गामा स्क्वायर की वैल्यू 2 बीटा स्क्वायर सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करूँगा इधर। ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 1। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 6 बीटा स्क्वायर सर हमारे पास में 1 आ गया है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। आगे इसको लिखो तो क्या बन जाएगा, ये बीटा स्क्वायर की इज इक्वल टू 1/6, और यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगी बच्चों। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? तो अब अगर ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आ गया तो यहाँ से गामा स्क्वायर हमारे पास में क्या रखा हुआ है, गामा स्क्वायर 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर यानी कि 1/6 रखा हुआ है। 2 3 जा 6 हो जाएगा बच्चों, तो गामा की वैल्यू मेरे पास में प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। क्या ये फंडामेंटल क्लियर हुआ? अब आप यहाँ बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अल्फा स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम 1/6। एक तो है 1/6 और दूसरा है 1/3। अब सिंप्लीफाई करो बच्चों, और सिंप्लीफाई करके बताओ कि हमारे पास में ये क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 माइनस नॉट 6 माइनस 2, इट इज 6 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। तो रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 6 माइनस 3/6 and alpha is coming out to be 1/√2 plus minus. So these are the value of alpha, beta, gamma which we want to find out using the method of orthogonality in the matrix. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। वो पढ़ने के बाद हम डिटर्मिनेंट की तरफ स्विच करेंगे और वहां देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको डील करेंगे। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे स्टडी किया जाता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू को ही हम मैट्रिक्स की कांस्टेंट वैल्यू को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। बट उससे पहले हम ये काम करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सबसे पहले तो वो देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मैं एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ फिर उसको वेरिएबल से एब्रिवेट करूंगा मैं। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब बात सिमेट्रिक बोलिए तो फर्स्ट ये दिमाग में डाल लेना कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3x3 का, और मैं लिखता हूँ इस तरीके से कि 2 0 3 1 2 4 1 2 4। ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे ये सिमेट्रिक, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट आपने ऊपर लिखे हैं उसी का AGI, यानी कि अगर ये AIJ है तो AGI में भी वही पाया जाएगा।
अगर यह यहाँ ए जे आई यानी कि A13 है तो A31 में भी वही मिलेगा, और अगर A23 में है तो A32 में भी वही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कहती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहती है a matrix is symmetric, a matrix is symmetric if and only if Aij is equal to Aji for all ij 1 to n। अब ये n क्या है भैया? ऑर्डर है, समझ रहे हो? बट हियर i इज नॉट इक्वल टू j। क्लियर ये चीज सभी को? ये चीज समझ में आई बच्चों सभी को? अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मैंने आपको जो एग्जांपल बताया वो एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं। 1 3 4 2 -1 0 या 2 -1 5 2 -1 5, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स आता है। अगर लेट सपोज मैंने ये मैट्रिक्स ए बोला तो ए ट्रांसपोज क्या होगा जरा चेक करना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज के बराबर होता है बच्चों। क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अगर ए ट्रांसपोज के बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ आ जाएगा 1 2 -1 2 3 5 -1 5 4। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? तो आपने को क्या देखने को मिला? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर, वो भी देख लो बच्चों। देखो क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी बता देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या भला होती है, चेक करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है जरा देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू skew symmetric if and only if aij is माइनस टाइम्स aj, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो aji is माइनस टाइम्स माइनस aij। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? और दूसरा क्या है? रिमेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, व्हाट वी कैन से कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाते हैं। मतलब ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ai वेयर i इज इक्वल टू j, यहाँ i इज नॉट इक्वल टू j बट यहाँ i इज इक्वल टू j, देयर इट विल बी अ जीरो। और दूसरी बात क्या? और दूसरी बात ये कि जो मेरा ट्रांसपोज मैं निकालूंगा मैट्रिक्स का वो -a के बराबर आएगा। तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। बिल्कुल बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ये है हमारे पास में कि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स गिवन है लेट अस सपोज 2 0 -2 3 4 0 0 2 -3 -4। तो यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि किस तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ रिलेट करते हैं। अब बात आती है कि मान लो कि कोई मैट्रिक्स, सर अगर एक मैट्रिक्स को, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि किसी मैट्रिक्स को हम एक स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। वो कैसे? आ जाओ देखते हैं। मान लो कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है दिस वन 1 2 -4 2 8 6 3 नॉट 3 इवन ले लेते हैं 2 10 -2
ये हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज। बच्चों इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 2 -4 2 8 6 2 10 -2। यस और नो। नाउ क्या करेंगे हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बच्चों, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी 1 + 1 2 2 + 2 4 -4 + 2 -2 2 + 2 4 16 6 and 10 16 2 and 4 -2 10 और 6 16 -2 and -2 -4। क्या यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? अब जरा ध्यान से देखो कि 4 - 2 16 4 - 2 16 लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल ऑफ दिस मैट्रिक्स हैज बिकम सेम। तो इसका मतलब यहाँ ए जे आई के बराबर आ गया है। तो हमने एक मैट्रिक्स को उसकी स्क्यू सिमेट्रिक और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करके लिख लिया है, सिमेट्रिक बना लिया है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब क्योंकि अगर मान लो मेरे को ए प्लस ए ट्रांसपोज दे रखा हो, तो फिर मेरे को उसका हाफ करना पड़ेगा ताकि मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स निकाल सकूं। तो ये हो गया हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 -1 2 8 8 -1 8 -2। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो बच्चों। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 - 1 0, बहुत बढ़िया। 2 - 2 ये भी 0, वो भी बढ़िया। -4 - 2 -6, बहुत बढ़िया। 2 - 2 0 बच्चों। 8 - 8 0 हो गया है। 6 - 10 -4 हो गया है। 2 - 4 प्लस का 6 आ गया है, और 10 - 6 4 आ गया है हमारे पास, और -2 -2 ये हो जाएगा 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास में 0 आ रहे हैं, और लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल हमारे पास में एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है। इससे यहाँ देखने को मिला कि ए आई जे माइनस टाइम्स ए जे आई के बराबर आ गया। क्या ये चीज़ बात सभी बच्चों को समझ में आई? बट अभी तक ये चीज़ पूरी नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ से हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लूँ, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0 0 -3 0 0 -2 3 -2 नॉट 3 -2 3 2 0। अब एक बात देखना बच्चों, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसको मैं नाम दे देता हूँ C, और इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ D। इसे नहीं, इसे नाम दे देता हूँ मैं D। जरा C और D को ऐड करो, क्या मुझे मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रही है? तो अ मैट्रिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स के खुद के सम के फॉर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो उससे आप एक सिमेट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, तो उससे आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। उसका एग्जांपल आप लोगों के सामने है, आप आराम से ऐड करो। 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, -3 और -1 = -4। तो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स के आ जाएंगे। तो क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो बच्चों आज इतना ही। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है उस सबको रिवाइज करिएगा। कॉन्सेप्ट्स जो अगर आपको नहीं क्लियर हुए हों तो उसे रिवाइंड करके वापस देखिएगा। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस जो आपको समझाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना उसको लर्न करेंगे, यू विल गेट द बेटर कॉन्सेप्ट्स, बेटर क्लैरिटी ओवर देयर। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले कॉन्सेप्ट में फिर आएंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।